हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अलंकार पढ़ रहे हैं। और अलंकार में भी हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, हम अर्था अलंकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्था अलंकार में जब हम पढ़ रहे हैं तो अर्था अलंकार की कुछ चार उसमें से हम पढ़ चुके हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत को। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार। ठीक, मानवीकरण का क्या मतलब है? मानवीकरण का मतलब है कि जब हम किसी निर्जीव चीज में मनुष्य के व्यवहार से जोड़ दें, जब हम किसी निर्जीव क्रियाकलाप को किससे जोड़ दें, मनुष्य के व्यवहार से जोड़ दें, तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो कहते हैं कि जब काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध, चेतन अचेतन अवस्था का संबंध, क्या, जब काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध किससे हो जाए, मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण से इसका क्या मतलब हो जाता है कि जैसे हमने कह दिया कि दिवावसान का समय मेघ आसमान से उतर रही है। ठीक है, उदाहरण क्या कहता है इसका कि दिवावसान का समय मेघ आसमान से उतर रही है, मेघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी, वह संध्या सुंदर परी सी, धीरे धीरे धीरे, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई कि भाई समय है किसका? संध्या का। तो संध्या का जो समय है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुंदर परी आसमान से नीचे उतर रही है। ठीक है, तो इसका क्या किया गया है? भाई जो संध्या का समय है वो तो होगा ही, शाम तो रोजाना ही ढलती है, ऐसी तो कोई ये नई चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका क्या किया गया है? इसका मानवीकरण किया गया है। इस बात का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है कि जो संध्या के समय पे एक लालिमा छा जाती है सूरज के ढलते वक्त चारों ओर। ठीक है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसमान से परी उतरकर नीचे आ रही है। ठीक, तो कर दिया गया इसका मानवीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अतिशोक्ति। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं तो वो हमारा क्या कहलाता है? अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। अब क्या पढ़ेंगे? अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, यानी कि जब आपने क्या किया, जब आपने किसी वस्तु या घटना का वर्णन, जब किसी वस्तु या घटना का वर्णन क्या किया जाए? बढ़ा चढ़ा कर किया जाए,
और इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए। वहां क्या होता है, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, कैसे, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कहता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है कि भाई इतनी, एक ये अतिशोक्ति ही होती है कि भाई हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी ना लग पाई थी और क्या हो गई, उससे उससे पहले ही सारी लंका क्या हो गई, जल गई, और सारे के सारे क्या हो गए, सारे निशाचर वहां से भाग गए। ठीक है, ठीक। या फिर इसका हम एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं नॉर्मल भाषा में, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है बागी टू। बागी टू, ठीक है, बागी टू में जो लास्ट वाली लड़ाई वाला सीन है ना, उसमें आपने देखा होगा कि एक जो आपका हीरो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बीच में खड़ा है। ठीक, वो बीच में खड़ा है और उसके ऊपर से 4 हेलीकॉप्टर उस पे क्या कर रहे हैं, धुआंधार बमबारी वो कर रहे हैं, गोलियों की बरसात कर रहे हैं, लेकिन वो हीरो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उसको एक गोली भी नहीं लगी। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकती। ठीक भाई, बचने का कुछ तो साधन दीजिए, 4 हेलीपैड वहां पे काम कर रहे हैं, वो धुआंधार गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे उसको कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये अतिशोक्ति कहलाती है। ठीक, जब आप इसको बखान करेंगे ना, तो ये कुछ चीजों पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वही क्या होती है, अतिशोक्ति होती है। क्लियर है बात। ठीक है, अब इसका चलो, ये तो एक मूवी की बात हो गई, एक इसका एक उदाहरण और बताती हूँ। इसका एक उदाहरण हो गया जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, है ना, कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये अतिशोक्ति हो गई। ठीक, कि साकेत नगरी ये वही है जो स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन में जा रही है। ठीक है, स्वर्ग यहीं रखा है कि भाई ऐसे ही चले जाएंगे। तो अतिशोक्ति का मतलब ही ये होता है कि एक लोक सीमा से बढ़कर जब किसी की तारीफ या किसी की निंदा की जाए, वही आपकी क्या होती है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, विभावना। नेक्स्ट अलंकार हमारा क्या आ जाता है, विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार क्या कहता है, विभावना अलंकार कहता है कि जहां पर कारण के ना होते हुए भी, जहां पे कारण या क्रिया, कारण के न होते हुए भी कार्य को हुआ जाना जाए, हुआ जाना पाए आ जाए, तब वहां पे क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। यानी कि क्रिया का निषेध है, यहाँ पे किसका, क्रिया का निषेध है,
लेकिन फिर भी फल की प्राप्ति है। फिर भी क्या है? फल की प्राप्ति है। क्रिया कुछ नहीं हुई लेकिन फिर भी फल मिल गया। ठीक है, तो ये तो जादू जैसे वाली बात हो गई ना, कि क्रिया कुछ नहीं हुई लेकिन फिर फल फिर भी आपको प्रॉपर मिल गया। तो यही हमारा क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। क्लियर है बात? तो विभावना अलंकार में क्या है कि जहां पे आप क्या कर रहे हैं, जहां पे बिना क्रिया के फल की प्राप्ति आपको हो रही है, वही आपका क्या है? विभावना अलंकार। ठीक है, उदाहरण। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण कहता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि बिना पैर के चल दिए बिना कान के सुन लिए। ठीक है, कर बिनु कर्म करे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तरीके बहुत हैं लेकिन काम नहीं करना। विधि नाना। नाना मतलब कई प्रकार की चीजों को नाना प्रकार का कहते हैं, कई। ठीक है, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिना वाणी के क्या हो गए? वक्ता बहुत बड़े बन गए। ठीक है, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी विभावना। विभावना अलंकार मतलब जहां पे आपको कार्य ना करना पड़े और आपको किसकी प्राप्ति हो जाए? फल की प्राप्ति हो जाए। यही आपका क्या कहलाता है? विभावना अलंकार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट होगा हमारा विरोधाभास। क्या होगा? विरोधाभास अलंकार। क्या है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या कहता है कि जहां पे विरोध का आभास हो। ठीक है, जहां पे विरोध होने का क्या हो? आभास हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार कहलाता है। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि वास्तविक विरोध ना होकर, जहां वास्तविक विरोध ना होकर वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो, केवल विरोध का आभास हो, तब हमारा क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार कहलाता है। विरोधाभास अलंकार कहलाता है। यानी कि विरोध नहीं होगा, केवल विरोध का आभास होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण। उदाहरण कहता है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। उदाहरण कहता है या अनुरागी चित्त की गति समझू ना कोई, ठीक है, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग,
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? विरोधाभास कैसे है इसमें? ये कह रहे हैं कि इस अनुरागी चित्त की गति कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे कृष्ण की बूढ़े बूढ़े श्याम रंग का क्या मतलब है कि श्याम रंग जो है बूढ़ा हो गया? नहीं जी, जैसे जैसे कृष्ण की श्याम रंग से मतलब है कृष्ण भक्ति, बूढ़े का मतलब है बढ़ती है। जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो मन है वो उज्जवल होता चला जाता है। ठीक है, तो इस मन की गति कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पे मन में विरोध दर्शाया जाता है, लेकिन विरोध का केवल आभास हो रहा है, विरोध है नहीं। कि मन की गति भी इतनी नहीं है कि जितना हमारा कृष्ण भक्ति में वो उज्जवल होता हुआ चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम कृष्ण की भक्ति में लीन होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा उज्जवल होता चला जाता है। ठीक है, तो इसमें विरोध का आभास है लेकिन विरोध नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विरोधाभास होता है। यहाँ तक चीज समझ में आती है? ठीक है, अलंकार को समझना इतना कठिन नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा काव्य पर ध्यान दीजिए, अलंकार आपको खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट पर चलते हैं, संदेह अलंकार। संदेह जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसी चीज पर क्या किया जा रहा है? संदेह किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। संदेह अलंकार का क्या मतलब होता है कि जब आपका उपमेय और उपमान दोनों में संशय बना रहे। ठीक है, दोनों की समता को देखकर ये आप निश्चय ना कर पाए कि उपमान है या उपमेय। ठीक है, तो वो हमारा तब क्या हो जाता है? तब हमारा कहलाता है कि ये कैसा है? ये हमारा संदेह अलंकार। ठीक, तो संदेह अलंकार की परिभाषा क्या कहती है कि जहां उपमेय में उपमान का संशय बना रहे। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, उपमान का संशय बना रहे, तब उसे क्या कहते हैं? उसे संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, हम उसमें ये चीज नहीं देख पाते हैं कि भाई उपमेय में उपमान है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि यह काया है या शेष उसी की छाया। ठीक है, उदाहरण क्या कहता है कि यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ नहीं आया। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि भाई ये काया है या उसकी छाया, तो काया और छाया में कोई अंतर उनको समझ में नहीं आया थोड़ी देर के लिए। काया और छाया में कुछ अंतर उनको थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए कुछ भी समझ में हमें नहीं आया कि ये काया कहें इसको या फिर उसकी छाया कहें। तो जहां पे आपको क्या मिले? संदेह हो जाए किसी चीज के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है? संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और आता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ठीक है, ये कहते हैं कि साड़ी के बीच में नारी है या कि नारी के बीच में साड़ी है। ठीक है, इसका निश्चय नहीं हो पाता है कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, ये इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है ना। जैसे आप कभी कभी किसी बहुत ज्यादा थिन जो महिलाएं होती हैं वो साड़ी जब पहनती हैं, वो मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत तरीके से पहनती हैं,
ठीक, तो कभी कभी साड़ी इतनी भारी हो जाती है कि वो नहीं समझ में आ पाता है कि साड़ी ने नारी को पहना हुआ है कि नारी ने साड़ी को पहना। एक हम वाक्य बोलते हैं ना कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुमने साड़ी पहनी है कि साड़ी ने तुमको पहना हुआ है। ठीक है, हंसी मजाक वाला एक वक्तव्य हो जाता है। तो वहीं पे आपका संदेह अलंकार है, जब आप कहते हैं, ठीक है, तो जहां पे आपको समझ ही ना आ रहा हो, समझ तो खैर आता है लेकिन जो वाक्य में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो वो हमारी चीजें संदेह अलंकार में आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक चीज? ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है भ्रांतिमान। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान का क्या मतलब है कि जब आपको किसी चीज का क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके, पहले देखेंगे परिभाषा और फिर देखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो भ्रांतिमान ठीक, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है कि भाई जब आपको किसी काव्य में, ठीक है, काव्य में जब काव्य में जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो, उपमेय में किसका भ्रम हो? उपमान का भ्रम हो, तब हमारा क्या होता है, यानी कि जब हम किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, कोई हमारे सामने वस्तु है, उस वस्तु को देखकर हम ये ना निश्चय कर पाए कि उसमें जो समान गुण है, यानी कि हम उसके ही चीजों को क्या मान लें, उसकी विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ को मान लें। ठीक है, जैसे ओस की तुलना हम कर देते हैं कभी कभी किससे? मोती से। ठीक है, कि हमने किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु का अंदाजा लगा लिया, अन्य वस्तु का अंदाजा लगा लिया, तब हमारा क्या कहलाता है? तब हमारा ये कहलाता है कि हाँ ये क्या है, ये हमारा भ्रांतिमान है। ठीक है, कैसे? जैसे हम एक उदाहरण यहाँ पे बताते हैं। उदाहरण है कि ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। ठीक है, कि जो हंस होता है वो मोती खाता है ना, तो वो क्या कर रहा है, जो पत्ते होते हैं ना छोटे छोटे, जो फसल हम उगाते हैं, जैसे गेहूं जौ की फसल उगाते हैं, तो जब वो छोटी फसल होती है तो तब उनके ऊपर जैसे ओस की बूंदे गिरती है ना, तो ओस की बूंदे सूर्य की किरणों के साथ ऐसी लगती हैं जैसे मोती हो। ठीक है, तो वो ओस की बूंदों की जो एक बात की जा रही है, उन ओस की बूंदों में हंसनी को क्या नजर आया? मोती नजर आया। तो उसने उन ओस की बूंदों को क्या करना, उनको चुगना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, उसको भ्रम हो गया कि ये क्या है, ये मोती है। ओस की बूंदों पर जब क्या पड़ी, सूर्य की लालिमा किरणें पड़ी, तब वो मोती की तरह चमकने लगी, तो जिसकी वजह से हंसनी यानी हंस जो होता है उसको भी क्या हो गया, भ्रम हो गया कि ये ओस की बूंदे नहीं है, ये क्या है, ये मोती है, मैं इन्हें आराम से खा सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है भ्रम। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अब जैसे एक आ जाता है, एक उदाहरण और हम अगर आपको बताएं, जैसे कह दिया कि मुन्ना मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लोटी। ठीक है,
जो बच्चा था उसने अपनी जो मदर होती है, जो माँ होती है, उनके सर पे चोटी देखी, ठीक है। जो चोटी को देखकर उसको ऐसा भ्रम भ्रम हुआ कि सर पे चोटी नहीं है, क्या लपटा हुआ है, सांप लिपटा हुआ है, ठीक है। तो वो डर के मारे क्या हो गया, भाग गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जैसे कि मुन्ना तब मम्मी के सर पे देख देख दो चोटी, भाग उठा वह मानकर सर पे सांपिन लोटी, ऐसे देखकर डर गया कि सर पे क्या है, सांप लोटा हुआ है, भाग लो यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये भ्रांतिमान का उदाहरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपके जो अलंकार हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, खत्म होते हैं, ठीक, सॉरी, ठीक। तो हिंदी की क्लास भी अब यहाँ पे आपकी खत्म होती है आज। अब जो हो गए, अब आपके हम क्या कराएंगे, अब आपके कुछ पीवाईक्यूज कराएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ प्रैक्टिस सेट हिंदी के अब स्टार्ट होंगे, हिंदी के क्या होंगे, अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे, और उन प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना और आपको ये क्लासेस लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस उसमें होगा। किस तरह से आपने की नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। तो वो की नोट्स को अपने आप रिवाइज करके रखेंगे आप सभी, जिससे आप जब ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे समझाने बैठूं, तब आपको कराने बैठूं, तो आप उसका आंसर पहले से ही वहां पर नोट कर लें, ठीक है। तो ये आपके की नोट यहाँ पे अब काम आएंगे, ठीक। तो साथ साथ सभी तरह के हमारे क्या होंगे, हिंदी में सभी तरह के आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जाएंगे। कुछ उसमें पीवाईक्यूज होंगे, कुछ उसमें न्यू क्वेश्चंस ऐड होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका पूरा प्रैक्टिस सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे पीवाईक्यू क्लास में, प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।